तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी, मेरे ख्वाबों में तन्हाई के सिवा कुछ नहीं। तुम्हें तमन्ना है मेरे कमरे को सजाने की, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। देखा जाए तो बाबा साहब जी इतिहास में मेरे हिसाब से बढ़िया नेता थे। इंटरनेशनल लेवल पे अगर जाए तो चे गुवेरा को हम पढ़े हैं खूब, तो पसंद आए वो हमें, कुछ क्रांतिकारी लगे, कुछ खून में जुनून लगा कि वो कुछ उन्होंने क्यूबा के लिए बहुत करा। भले ही कोई डोरेमोनिज्म में मानकर डोरेमोन की मूर्ति की पूजा करे, आप डोरेमोन को तो कुछ बुरा कह नहीं सकते हो क्योंकि लोगों की आस्थाएं लगी है, तो उनको लगा कि हमने भगवान राम को डोरेमोन बोल दिया है। येल यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की हमने रिसर्च करी थी जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में हम कुछ कर सकते हैं, तो वो सोचा है। और अभी टॉप पे तो मेरी नज़रों में चल रही है येल यूनिवर्सिटी। डिजिटल दुनिया के इस दौर में अब राय बनाने की कोई उम्र नहीं रही। 14 साल की उम्र में जहां बच्चे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं और खेलकूद में मशगूल रहते हैं, वहीं लखनऊ के अश्वमित गौतम इंटरनेट पर राजनीतिक बहस छेड़ रहे हैं। लाखों व्यूज और फॉलोअर्स के साथ अश्वमित की पहचान एक प्रखर राजनीतिक टिप्पणीकार की है। अपने सफर के इस छोटे से डिजिटल सफर में 2 साल में अश्वमित ने वो सब कुछ देख लिया जो एक मंझे हुए पत्रकार को देखने में सालों लग जाते हैं। फेमस होने का सुख भी और सत्ता की नाराजगी का स्वाद भी। 14 साल की इस उम्र में अश्वमित पर एक FIR भी दर्ज हो चुकी है। आइए जानते हैं अश्वमित से उनके इस सफर के बारे में। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आज आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या प्लान है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं आज? डेली रूटीन अपना चलता है, जैसे सुबह उठे लाइब्रेरी से, फिर फ़ोन उठाया और रात में रिसर्च कर लेते हैं कहाँ जाना है। और अभी जैसे लखनऊ हम घूम रहे हैं। आज आप तो कहाँ पर हैं? आज हम हैं हुसैनाबाद इमामबाड़े पर, छोटा इमामबाड़ा जिसे लोग कहते हैं। और यहाँ आना इसलिए हुआ, जैसे अभी हमारे लखनऊ में चल क्या रहा है कि जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं वहाँ पर वीडियो शूट करने नहीं देते हैं। तो ये वाला इमामबाड़ा और बड़ा वाला इमामबाड़ा पिक्चर गैलरी, ये वो चीज़ें हैं जो कि घिरी हुई हैं उसमें। तो इसीलिए हम यहाँ आ नहीं पा रहे थे, आप आई हैं और थोड़ा बहुत अब जान पहचान भी हो गई है लखनऊ के लोगों से, तो अब तो वीडियो शूट करना हम लोग कहते हैं शूट कर लो, लेकिन आप पहले यहाँ पर व्लॉगिंग के लिए आए थे? मेन मोटिव यही है कि ब्लॉग शूट करना है और अपना लखनऊ का इतिहास थोड़ा सा प्रमोट करना है, अपने लखनऊ की जो चीज़ें हैं। तो आपका ये जो राजनीतिक टिप्पणी का मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, जिस प्रकार की आप वीडियोस बनाते हैं, ये कहाँ से मोटिवेशन मिला? वो मतलब पहली वीडियो कौन सी थी जो आपने बनाई? जैसे मैं पहली वीडियो हम ऐसे ही टिप्पणी करते थे, किताबें पढ़ते थे और उसमें किसी राइटर ने पहले के समय में कह दिया है और आज के समय में वो बात किसी इंसान पे फिट बैठ रही है, तो हम ऐसे कटाक्ष कर देते थे कि रवीश कुमार जी ने पहले कहा था और अभी देखो हो रहा है। नेहरू जी ने पहले कहा था कि मेरे जाने के बाद देश को संभाल लेना वरना कोई अनपढ़ आएगा और देश को बेच देगा। तो वही वाली बात कही और आज हमारे महामानव पर फिट हो रही है। तो वैसे ही कटाक्ष कर देते थे कि इन्होंने 19वीं सदी में ये कहा था, आज 20वीं सदी में ये बात फिट बैठ रही है। किताबें पढ़ते थे, ऐसे कटाक्ष करते थे। फिर एक वीडियो डाली किताब को लेकर, मीडिया का लोकतंत्र, वो चली। लोगों ने कहा यार तुम वीडियो बनाओ, हमको अच्छी लग रही हैं, तुम्हारे विचार पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रखर है, बहुत अच्छा सोचते हो, हम तुम्हारे विचार से सहमत कर रहे हैं। तो हमने ऐसे ही से बनाई, लोगों को पसंद आई और आज बना रहे हैं, लोग प्यार दे रहे हैं इतना सारा। तो आपको सिर्फ अप्रिसिएशन मिला लोगों की तरफ से या आलोचना का भी सामना करना पड़ा, परिवार या मोहल्ले वालों से या किसी भी इस तरीके का? तो कोई घटना ऐसी हो तो बताएं। मोहल्ले वाले तो अभी भी मना करते हैं, क्या कर रहे हो यार तुम, कहाँ से आते हो, छोटा सा घर है फिर भी इसके पीछे मर रहे हो। तो ये होता है कि अगर आप शुरू कर रहे हैं, अपने समाज से हट के कर रहे हैं, पूरे ख़ानदान में अगर कोई अलग काम कर रहे हैं तो रिस्क तो होता ही है। और जब उनको नॉलेज नहीं है तब तो वो कहेंगे कि फालतू का काम कर रहे हो। अगर उनको नॉलेज होती, अगर उनको पता चलता कि देश की क्या हालत है और हमारे न्यूज़ चैनल्स वाले क्या कर रहे हैं आजकल, किस बात पे डिबेट छेड़ देते हैं, तो वो भी कहते हैं हाँ तुम सही काम कर रहे हो और आवाज़ उठाओ। तो वो जैसे परिवार वाले हैं, परिवार वालों का तो सपोर्ट रहा है, कोई ऐसा मना नहीं किया है कि वीडियो ना बनाओ। ये मोहल्ले वालों का रहता है कि तुम क्या बना रहे हो, कहाँ से आते हो, तुम्हें क्या लगा पड़ा है। तो वो थोड़ा बहुत चलता है। परिवार से कमा है और रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से आए, पर ध्यान नहीं दिया उनसे, थोड़ा विचारधारा मिलती नहीं है तो बात भी नहीं करते उनसे ज़्यादा। किस क्लास में हैं आप अभी? अभी हम 8th में हैं।
तो स्कूल भी जाते होंगे? ये बात, स्कूल जा नहीं पाते हैं। जैसे कुछ तब फॉलोअर्स कम थे, लोग जानते नहीं थे, तब कुछ गए हैं हम 2-4 महीने। फिर जब इधर एफआईआर हुई, लोग जानने लगे, फिर स्कूल वालों ने ही मना कर दिया कि तुम पर एफआईआर हो स्कूल गई। वालों का क्या मतलब रहता है? आपके मित्र होंगे स्कूल में, तो एज अ सेलिब्रिटी आपको एज अ इन्फ्लुएंसर देखते हैं, तो क्या उनका रिएक्शन रहता है? कोई मानता ही नहीं हमको। उनको लगता है कि अभी भी हम अश्मित हैं, जो एक बच्चा है, स्कूल आता है, पढ़ता है, काम कंप्लीट करता है और चला जाता है। और अभी तो हम दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ ज़्यादा जा नहीं पाए, तो ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाए। जो पुराना स्कूल था, वहाँ थोड़ा वीडियो वो पसंद नहीं करते थे मेरी, तो रोज़ फालतू का धूप में खड़ा कर देते थे कि कुछ बच्चे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फ्यूचर में लेबरी करेंगे, कुछ होगा नहीं। तो वो छोड़ दिया। दूसरा स्कूल है, वहाँ ज़्यादा दोस्त नहीं है, जा ही नहीं पाए इस वक्त। थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो जाती है, स्कूल के बाहर बच्चे आ जाते हैं, अश्मित भाई से मिला दो, स्कूल वालों ने मना कर दिया, स्कूल जा नहीं पाए। तो स्कूल वालों ने मना कर दिया है, जिसकी वजह से आप स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो अपनी पढ़ाई कैसे करते हैं? वो जैसे आजकल तो सब डिजिटल हो गया है, स्कूल का एक ग्रुप है, उस पर ही जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो भेज देते हैं कि ये इम्पोर्टेंस है, आज की तारीख में ये पढ़ाया गया है, अश्मित ये काम कंप्लीट कर लेना और इसका टेस्ट है, तो वो याद करके चले जाते हैं। पढ़ाई एकदम सही चल रही है। तो सेल्फ स्टडी करते हैं आप? सेल्फ स्टडी करते हैं इस वक्त, तो यूट्यूब से पढ़ लिया। और मैंने बताया कि डिजिटलीकरण हो गया है, टीचर जो पढ़ाते ही भेज देते हैं, वही रट लेते हैं, चले जाते हैं, पास हो जाते हैं। स्कूल में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब आप जो सोशल साइंस के इश्यूज पर बोलते हैं, टिप्पणी करते हैं, उसके अलावा भी मतलब साइंस है, मैथ्स है, इन सब से कैसे डील करते हैं? या मतलब कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट की बात आई तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री पर फेवरेट है, वो इसलिए फेवरेट है क्योंकि मेरा काम और हिस्ट्री थोड़ी मिलती जुलती है। ऐसे हम ब्लॉगिंग करते हैं, अब जैसे हमारी किताब में ताजमहल के बारे में पढ़ाया गया था, तो हम ताजमहल देख के चले आए, तो ये एक पॉइंट हो गया, इसीलिए हिस्ट्री पसंद है। और मैथ वगैरह क्या है कि मेरे पापा टीचर थे पहले, तो पापा ने सब पढ़ा दिया है। ये वो हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे, तो फालतू में घूमते थे, तो साथ में पढ़ लेते थे। पसंदीदा नेता अगर आज के समय में कहा जाए तो कौन है, और इतिहास में आपका पसंदीदा नेता? दोनों आप बताएं। जैसे अभी की बात करी जाए तो ये कांग्रेस ले लीजिए, ये भी धर्म की राजनीति करते हैं। बीजेपी ले लीजिए, ये भी धर्म की राजनीति करते हैं। और जो केजरीवाल हैं, ये धर्म की राजनीति ना करके थोड़ा सही काम कर रहे हैं, पर उस हिसाब का काम नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब का भारत को काम चाहिए। कि अगर ऐसा हो जाए तो आज की तारीख में कोई नेता परफेक्ट नहीं है। मैं किसी अभी नेता को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ा पढ़ रहा हूँ, जानूँगा कि एक अच्छे देश के लिए कौन सा नेता परफेक्ट हो सकता है, जो देश को आगे ले जाए, देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर बढ़ाए, देश का नाम विश्व में रोशन करे, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से नहीं और किसी यूनिवर्सिटी से अच्छे अच्छे काम करके। तो उस हिसाब का अभी आज के समय में कोई नेता मुझे दिखा नहीं है। चलते हैं फिर अश्वमित आपके घर, और फिर देखते हैं आप क्या सेटअप क्या है, आप कैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है? ओके। ये वो कोना है जहां से अश्वमित देश की राजनीति पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। एक मोबाइल, एक माइक और ढेर सारी रिसर्च। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से प्रेरित अश्वमित गौतम का इंस्टाग्राम बायो कहता है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और अश्वमित की दहाड़ देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और जातिवाद समेत ढेरों गंभीर मुद्दों पर है। अभी मैं आपको अपने कमरे का टूर देने वाला हूँ, तो अगर आप इधर से आएंगे तो आप सभी लोगों को ये देखने को मिलेगा, आपको पूरा बैकग्राउंड। पहले की वीडियोस में मैंने इस बैकग्राउंड को अपनाया था, लेकिन फिर जब ये बोर्ड ख़रीद लिया तब थोड़ा सा छिप गया। जैसे अभी इधर पर्चियाँ हैं, वैसे यहाँ पर भी पर्चियाँ थी पहले, जो कि अभी बोर्ड के चक्कर में छिप गई हैं। और थोड़ा सा जब किताबें ज़्यादा होने लगी, तो जब बाहर किताबें रखते थे तो रिश्तेदार आए, दोस्त आए, और थोड़ा पापा दयालु किस्म के हैं, किसी ने किताब मांग ली तो उसको दे देते हैं, तो उसके लिए ये हमने ये ख़रीदा है। बुक स्टोर टाइप का आप कह लीजिए कि ये अलमीरा है, जिसके अंदर अभी की जितनी भी अभी तक मैंने किताबें ख़रीदी हैं वो पढ़ी हैं, जितनी भी किताबें पढ़ी हैं वो यहाँ पर रखी हैं, और ख़रीदी हुई भी रखी हैं। कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो कि अभी मैंने पढ़ी भी नहीं हैं। इसका पुराना हो गया है काफ़ी, 1 साल के आसपास होने वाला है, रोज़ खुलता है बंद होता है,
तो इस वजह से इसकी स्थिति थोड़ी सी बिगड़ गई है। सब कोई पढ़ता रहता है, सब कोई किताबों से प्रेम करता है। हमारे घर में लगभग सभी लोग बुकेम्बल है। ये बुकेम्बल शब्द हमने बनाया था बहुत समय पहले, इसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। और इधर कुछ आएंगे तो ये कुछ कंपटीशन वाली किताबें हैं। ये किताबें हर एक इंसान पढ़ता है, वो जो मेडिकल लाइन में है, क्योंकि मेरा भाई थोड़ा सा नीट का स्टूडेंट रह चुका है। नीट निकाला था मेरे भाई ने, तो उसके लिए ये किताब खरीदी थी मेरे भाई ने। फिर थोड़ा सा फार्मेसी में चले गए, उसके लिए ये किताब खरीदी। और ये कुछ 9 से 11 तक मेरा भाई साइंस से पढ़ा है, तो उसकी ये किताबें हैं। और मैं तो अभी थोड़ा 8th में हूँ, और तो अभी तक मैंने कोर्स की किताबें ज़्यादा नहीं खरीदी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस होती हैं वो मैंने ज़्यादातर पढ़ी हैं। अभी आप मेरा कमरा देखेंगे तो ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, इधर किताबें हैं, इधर पर्चियाँ, और इधर सब खाली पड़ा है। तो मैंने सोचा था कि कुछ जो महापुरुष हुए, जिन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, उनकी इधर इधर फ़ोटोज़ लगाऊंगा, और इधर सामने एक शायरी लिखाऊंगा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी, मेरे ख्वाबों में तन्हाई के सिवा कुछ नहीं। तुम्हें तमन्ना है मेरे कमरे को सजाने की, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। ये बड़ी सी लिखिएगी, बहुत प्यारी लगती है हमको ये शायरी। उनके इस सफर में भाई आदित्य का अहम किरदार है। आदित्य अश्वमित के लिए एक अभिभावक की तरह हैं और उनके साथ एक साए की तरह हर कदम पर खड़े रहते हैं। अनुभव क्या रहता है, ये जो है किताबें पढ़ता था, हमारी किताबें पुरानी रखी थी कुछ, हमें भी पढ़ने का शौक़ है, तो ये भी पढ़ता था मेरी किताबें। तो इसने कहा कि ये किताबें चाहिए मुझे, तो किताबें देने का काम हमने किया, बाकी करता गया आगे यहाँ तक आ गया। अभी इसको कैमरा दिलाया मैंने, तो बीसी डाली थी, तो उधार लेके ही मैंने जो है ये कैमरा दिलाया था इसको लास्ट टाइम, क्योंकि मैं भी पढ़ाई कर रहा था तो उसमें काफ़ी पैसा लग गया था। हमने कहा इसके ऊपर भी करते हैं, इसने कहा कि कैमरा चाहिए, तो मैंने कैमरा दिलाया था। स्टार्टिंग उसने इस वाले फ़ोन से ही किया था, मेरा फ़ोन लेके जाता था और बनाता था वीडियो यहाँ पे, तो उसी डालता था। लेकिन हमें अच्छा लगा काम, और लोग सपोर्ट करने लगे, तो फिर चीज़ें बढ़ती गई। अभी कई बार अश्वमित को अपनी इस बेबाकी की कीमत भी चुकानी पड़ती है। उन्हें अपने ही मोहल्ले के लोगों और रिश्तेदारों की तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, मगर जनवरी 2026 में मामला आपसी सहमति से बढ़कर एफआईआर तक पहुंच गया, जब हाथरस के एक व्यक्ति की भावनाएं अश्वमित की एक वायरल इंस्टाग्राम रील से आहत हो गईं और पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई। नतीजा ये हुआ कि लखनऊ पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 151 के तहत अश्वमित को हिरासत में ले लिया। हालांकि कम उम्र होने के कारण उन्हें जल्दी ही रिहा कर दिया गया। वही तो इंसिडेंट है जो मेरी वीडियो हटा दी गई है अभी, उसी में था वो समझ नहीं पाए। जैसे आपने बीच में मुद्दा सुना होगा सरोज सरगम, मिर्ज़ापुर की गायक, जिन्होंने भगवान को गालियां दी थी, तो हमने उसको समझाने के लिए वीडियो बनाई थी कि संविधान में इतनी अभिव्यक्ति है कि आप किसी पर भी टिप्पणी कर सकती हो, किसी की भी आलोचना कर सकती हो, लेकिन किसी को गाली तो दे नहीं सकती हो। तो वही बात हमें समझाने के लिए कहा था कि वो क्या कहते हैं कि भले ही कोई डोरेमोनिज़म में मानकर डोरेमोन की मूर्ति की पूजा करे, आप डोरेमोन को तो कुछ बुरा कह नहीं सकते हो, क्योंकि लोगों की आस्थाएं लगी है। तो उनको लगा कि हमने भगवान राम को डोरेमोन बोल दिया है, तो उसी में कन्फ्यूज़न हो गई थी। जो हमसे मिलने आए उनको तो समझा दिया, लेकिन जो ऑनलाइन थे वो समझ नहीं पाए, और उसी में से एक संघ ने केस कर दिया था, उसी पर एफआईआर हुई थी। अगर आगामी कुछ वर्षों में आप वोट देने के काबिल हो जाएंगे तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? आप किस तरह के नेता को चुनेंगे और अभी आपका फेवरेट नेता कौन है, अगर आप बताना चाहें? वोट देने की बात रही तो थोड़ा इसके बारे में वोट देने से पहले सोचना पड़ता है कि अगर मेरे वोट देने से देश अच्छा जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर मेरे ही वोट देने से देश गर्त में जा रहा है, देश की हालत ख़राब हो रही है, तो वो बात रहती, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है अभी। बाबा साहब जी भी हमारे नेता ही थे, वो एक पसंदीदा है, और काशी राम जी भी पसंदीदा नेता रहे हैं मेरे। गांधी जी भी नेता ही थे, वो भी बहुत पसंदीदा, बहुत ज़्यादा मैंने उनको पढ़ा है। और गांधी जी को लेकर मेरी विचारधारा थोड़ी चेंज हो गई थी जब मैंने वो एक किताब पढ़ी थी गोडसे की, गोडसे के भाई गोपाल गोडसे की, वाई आई किल्ड गांधी। तो विचारधारा चेंज हुई थी, लेकिन फिर जब पढ़ा गांधी जी की रियल आत्मकथा पढ़ी, तब पता चला कि वो क्या करना चाहते थे। तो अगर देखा जाए तो बाबा साहब जी इतिहास में मेरे हिसाब से बढ़िया नेता थे, और इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो कार्ल मार्क्स नेता थे नहीं, चे गुवेरा, हाँ वो
वो थोड़ा चल रहे हैं आजकल इंटरनेशनल लेवल पे अगर जाए तो चे गुवेरा को हम पढ़े हैं खूब, तो पसंद आए वो हमें, कुछ क्रांतिकारी लगे, कुछ खून में जुनून लगा कि वो कुछ उन्होंने क्यूबा के लिए बहुत करा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे हैं चे गुवेरा जी, और पास्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। आने वाले दिनों में आप भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, तो आपका क्या प्लान है? किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं करियर में? जैसे अभी तो है कि इतना तो सक्षम हो गए हैं कि लखनऊ के किसी विश्वविद्यालय से पढ़ाई नहीं करेंगे, कि क्योंकि इंडिया की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। इंडिया में कुछ ही 4-5 स्कूल्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अच्छा पढ़ाती हैं और वहाँ पर लोग जागरूक हैं, वहाँ पर हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे जेएनयू को ले लीजिए, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, डीयू हो गया। अगर हमारे पास पैसा नहीं हुआ कि अगर एकदम जिस हिसाब की अभी स्थिति है वैसे रही, तो दिल्ली जाके किसी जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएनयू, डीयू और आईएएमसी किसी यूनिवर्सिटी से जाके, किसी कॉलेज से जाके बीजेएमसी कर लेंगे। और अगर पैसा आ गया, इतना सक्षम हो गए कि इंडिया के अलावा किसी विदेश, किसी अनदर कंट्री में जाके हम अपनी पढ़ाई कर सकें, तो हम विदेश की कंट्री चुनेंगे। और अभी कुछ येल यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की हमने रिसर्च करी थी जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में हम कुछ कर सकते हैं, तो वो सोचा है। और अभी टॉप पे तो मेरी नज़रों में चल रही है येल यूनिवर्सिटी। अश्वमेध गौतम की कहानी महज 14 साल के एक यूट्यूबर या एफआईआर तक सीमित नहीं है। ये कहानी है उस साहस की जो सत्ता से सवाल करने का मादा रखता है। आज के इस दौर में जब अक्सर मुख्यधारा का मीडिया डरा हुआ या झुका हुआ नजर आता है, लखनऊ के इस छोटे से कमरे से ये किशोर येल यूनिवर्सिटी जाने और पत्रकारिता में अपना करियर बनाने का सपना देख रहा है। अब देखना होगा कि ये येल जाने की ख्वाहिश और पत्रकारिता में करियर बनाने का उनका ये सफर उन्हें कहां तक लेकर जाता है। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।